नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि आपकी लेखपाल की और आने वाली कई परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, GK गोखले, और सी ऑप्शन है गांधी जी, और डी ऑप्शन में है BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है BG तिलक यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वर्ष 1916 में भारत में बाल गंगाधर तिलक यानी BG तिलक द्वारा महाराष्ट्र के पूना शहर में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई यानी स्थापना की गई। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार विस्तार है अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय। तो मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी है यमुना, गोदावरी, सतलज, गंगा। तो दोस्तों पूर्ववर्ती नदी सतलज है यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश गान के रचयिता हैं यानी देश गान यानी कि देश गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अमीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यह हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, 21% लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में अन्य गैसें विद्यमान होती हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, नरवर्धन। तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? लैब्राडोर धारा, क्यूरोशिया धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्यूरोशिया धारा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है बैतूल से, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नासिक यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी पर त्र्यंबका गांव से निकलती है, जो गोदावरी का उद्गम स्थल है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 3,13,389 वर्ग मीटर है और इसका अंत मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, पपड़ी यानी क्रस्ट, स्थलमंडल, जलमंडल।
तो दोस्तों पृथ्वी की बाह्य परत को पपड़ी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। जो पृथ्वी की बाह्य परत है उसको पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के समय का सुप्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल हसन, दसवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दसवंत। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं, जिनमें नाम है दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमन, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, संबल, हरिवंश। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में सहयोग किया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नरनिहाल सिंह, दलीप सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आपके ऑप्शन है ए, 1813 का चार्टर अधिनियम, बी ऑप्शन में है 1835। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर मैकाले है, 1835 में मैकाले का स्मरण पत्र, और सी ऑप्शन में है 1882 का हंटर आयोग, और डी ऑप्शन में है 1854 का वुड का डिस्पैच। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये शब्द दोस्तों उसने कहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले का स्मरण पत्र अपनाया गया था, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को एक उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं अल्फिस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, लोकसभा में प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, दोस्तों यहाँ पर 45 होगा। सी ऑप्शन में अनुच्छेद 345 होगा। 43 दो बार लिख गया है और अनुच्छेद 346 डी ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 345 ही हमारा सही ऑप्शन है, यानी इस प्रश्न में सही ऑप्शन ही नहीं टाइप किया गया था। तो अनुच्छेद 345 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है जिसमें किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का संबंध है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समितियों का गठन है, जबकि 346 में दो राज्यों के बीच पात्रादि की राजभाषा का प्रयोजन है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो दोस्तों सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? सल्फर यौगिक, एसिटिक अम्ल, क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सल्फर यौगिक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। तो दोस्तों सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, सर्वाहारी उत्पादक। तो दोस्तों हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 29 अप्रैल 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेड एडवर्ड हैरी डायर
यानी जिसको जनरल डायर के नाम से आप जानते हैं, जनरल डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास और प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।